लेक्चर नंबर कौन सा है इसका? इस वाले का। आखिरी क्लास के दिन जुमेरात को हुई थी ना, तो आज 15 है। जी IAS 37 हम लोग कर रहे थे, और IAS 37 में आपने कहा था 3 चीजें आ जाती हैं आपकी, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। आप लोगों ने डिस्कस कर दिया था कि प्रोविजन क्या होती है, उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या, उसकी मेजरमेंट के रूल। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज भी डिस्कस कर ली, कॉन्टिंजेंट एसेट्स भी कर लिए। लास्ट चीज जो मैंने आपको डिस्कस की थी वो थी रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का आपने कहा था मतलब ये होता है कि आपने कोई कॉम्पनसेशन किसी, यानी आपने पहले कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगी, लेकिन वो आपको बाद में कहीं से रीइंबर्स होगी, कॉम्पनसेशन आपको कहीं से मिलेगी। तो आपने ने कहा था स्टैंडर्ड ने कहा एसेट्स पे एसेट्स वाले रूल, लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी वाले रूल लगाएंगे। अगर एसेट ने रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर लिया तो एसेट एसेट में लिखा जाएगा, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखी जाएगी। लेकिन दूसरी जो चीज आपने बताई थी वो ये था कि प्रोविजन को तो आप जब क्रिएट करते हैं साथ एक्सपेंस शो करा रहे होते हैं। एसेट जब बुक करेंगे तो स्टैंडर्ड ने कहा आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको अदर इनकम शो करा लो, चाहे रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसेट एसेट में लिखा जाएगा, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखी जाएगी। और फिर आपने कहा था स्टैंडर्ड ने आपको कहा था कि ये जो प्रोविजन आप लोग क्रिएट करोगे, इसकी जो अमाउंट होगी, सॉरी एसेट जो बुक करोगे, ये प्रोविजन की अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने हमें कुछ गाइडलाइन स्टैंडर्ड ने दी हुई थी। अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आखिरी पार्ट है इसका, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर आपने कहा था या स्कोप चेंज कर लिया जाता है या मैनर ऑफ बिजनेस चेंज कर लिए जाते हैं। स्कोप का मतलब था आपने कहा था कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन की तरफ निकल जाओ, और मैनर चेंज करने का मतलब था काम करने का तरीका बदल लो। अब स्टैंडर्ड ने इसकी ना कुछ एग्जांपल दी है, कहते हैं रीलोकेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यह आपकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है। इसी तरह उसने कहा कि टर्मिनेशन, ठीक है, ये और अबेंडनमेंट ऑफ अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसी तरह कहते हैं डिस्पोजल ऑफ पार्ट और सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, डिस्पोजल में और अबेंडनमेंट यानी टर्मिनेशन में क्या फर्क है? मतलब मैं कहता हूं मैंने अपना पार्ट ऑफ बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर दिया, या मैं कहता हूं मैंने अपना पार्ट ऑफ बिजनेस टर्मिनेट कर दिया। हाँ, यानी टर्मिनेशन मतलब आपने बंद ही कर दिया, ना हमारे काम का रहा ना किसी और के काम का रहा। डिस्पोजल का मतलब होता है मुझसे किसी को बेच देते हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क है। जब आप बेचोगे तो क्या एम्प्लॉइज को निकाल देंगे आप लोग? नहीं, आप चलता हुआ बिजनेस किसी को दोगे तभी तो अगला आपको पैसे देगा। तो जबकि टर्मिनेशन का मतलब होता है हमने बंद करना है। बंद करना है तो एम्प्लॉय सारे निकालने पड़ेंगे, कस्टमर को बताना पड़ेगा जी हम यहां से बिजनेस अपना बंद कर रहे हैं, सप्लायर को बताना पड़ेगा जी आइंदा आपसे चीजें नहीं खरीदा करेंगे। तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा चाहे डिस्पोजल करो, चाहे टर्मिनेशन और अबेंडनमेंट करो किसी सेगमेंट या पार्ट ऑफ बिजनेस की, वो भी इसी में आता है। फिर उसने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लेयर ऑफ मैनेजमेंट। पहले मेरा ना छोटा बिजनेस था, मेरी हायरार्की कुछ इस तरह थी कि मैंने एक मैनेजर रखा हुआ था, ठीक है। मैनेजर के नीचे आ जाते थे सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के नीचे थी सेल्स फोर्स, ठीक है। छोटा बिजनेस था, मैंने ये एक हायरार्की बनाई हुई थी।
ऐसा ऐसा मेरा बिजनेस ग्रो हुआ, एक्सपेंशन हुई, ग्रोथ आ गई। अब मैंने देखा कि यार मैनेजर के लिए सारा काम मैनेज करना पॉसिबल नहीं रह रहा, तो आप लोगों को मैंने कहा कि यार ऐसे करें, अब इन दोनों के दरमियान में एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कहते हैं ये जो आपने एक नई लेयर इंट्रोड्यूस कराई है, ये भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है। ठीक है, कि अगर आप कोई न्यू लेयर ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कराओगे तो कहता है ये भी रिस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। तो ये तो चंद एग्जांपल स्टैंडर्ड ने दी हुई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या। अब स्टैंडर्ड ने हमें कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं, कह रहा अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो जो कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसकी पहले से प्रोविजन क्रिएट कर दिया करो। यानी recognition criteria for provision of restructuring। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया कि रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है, उसके बाद उसने आपको बताया क्राइटेरिया, कह रहा अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आप रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकॉग्नाइज कीजिएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज है डिस्पोजल और एक है टर्मिनेशन। ठीक है, डिस्पोजल एंड टर्मिनेशन। डिस्पोजल का मतलब है कि आप लोगों ने एज अ गोइंग कंसर्न अपना बिजनेस किसी को बेच दिया। तो जब एज अ गोइंग कंसर्न किसी को बेचेंगे, आपका ने कहा ना इंप्लॉय निकालने की जरूरत है, ना कस्टमर को बताने की जरूरत है। अगर आपने सारा काम कर दिया तो कोई बंदा आपका बिजनेस ही ना खरीदे। तो गोइंग कंसर्न के तौर पे क्योंकि हमने बेचना है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा कि इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा, जब आपका किसी के साथ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो जाए तो फिर आप लोग प्रोविजन रिकग्नाइज कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट? हाँ, जब तक किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता कहता आप प्रोविजन नहीं बुक कर सकते। एक्चुअली पहले किसी दौर में ना लूप होल थे स्टैंडर्ड में, मतलब स्टैंडर्ड कहता था कि अगर आपकी इंटेंशन है ना आप बेच दोगे तो आप लोग प्रोविजन क्रिएट कर लो। अब मेरे बिजनेस की वर्थ है 25 लाख, मैं अखबारों में एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं कि जी मेरा बिजनेस कोई मुझसे 50 लाख का खरीद ले, यानी एबनॉर्मली हाई वैल्यू कोट कर रहा हूं और मुझे पता है इस कीमत पे खरीदना किसी ने नहीं, लेकिन मैं आपको ये शो कर रहा हूं, देखो अखबारों में ऐड दे रहा हूं, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं बेचने के लिए। बाद में मैंने कहा यार चलो प्लान बदल गया, कोई कस्टमर ही नहीं मिला, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरह करके ना हम लोग काम कर लेते थे। स्टैंडर्ड ने कहा कि नहीं, अब जब तक आपका किसी के साथ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक आप रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए उसने आपको क्या कहा, जब तक आपका बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन नहीं कर लेते बेचने का, तब तक आप रिकग्निशन क्राइटेरिया आपका मीट नहीं होगा प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग का, और आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टर्मिनेशन,
टर्मिनेशन में तुमने कहा था बिजनेस बंद कर देना है, तो जब बंद करना है तो एम्प्लॉय भी निकालना पड़ेंगे, कस्टमर वगैरह सबको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने 2 क्राइटेरिया रखे। क्या कह रहे, एक तो आपका फॉर्मल प्लान बने, अब फॉर्मल प्लान में किस चीज की बातें हों, कहते हैं एक तो उसके अंदर मेंशन की जाए लोकेशन टू बी अफेक्टेड, लोकेशन टू बी अफेक्टेड, ठीक है। कहते हैं एक तो आप लोकेशन बताओ कि जी कौन सी लोकेशन है जो अफेक्ट हो रही है, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी अफेक्टेड, कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताओ कितने के लोग अफेक्ट होंगे आपके इस डिसीजन के साथ। टर्मिनेशन बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? सर जो टर्मिनेट करने पे जो हमें एक लमसम अमाउंट देनी पड़ती है। हाँ जी, जब आप एम्प्लॉय निकालते हैं उनको जो एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ती है ना, कहता है उसका अंदाजा लगाया है कि कितना खर्चा आएगा। तो कह रहे फॉर्मल प्लान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए एंड properly communicated to the affectees properly communicated to the affectees। इसका क्या मतलब होगा सेकंड पॉइंट का? हाँ, यानी जिन जिन लोगों ने इफेक्ट होना है जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, आप इन सबको बता दो ताकि उनके ज़हन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि यार अब ये काम होने जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दो अफेक्टीज को। अच्छा, स्टैंडर्ड ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि एक एक एम्प्लॉय को जाके बताओ यार मैं निकालने लगा तुम लोगों को, या मैं यहां से बंद कर रहा हूं, अपनी नौकरियां ढूंढ लो। कहता अगर लेबर यूनियन है तो आप लेबर यूनियन के खाली हेड को बता दो तो समझ लो कि आपने सबको बता दिया। ठीक है, तो उसने आपको कहा कि टर्मिनेशन के केस में दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए। फॉर्मल प्लान बने जिसमें आप बताओ कि कौन सा एरिया इफेक्ट होगा, कितने इंप्लॉइज इफेक्ट होंगे, उनको पैसे कितने देने पड़ेंगे, और फिर आपने उन लोगों को बता भी दिया हो कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूं, ताकि उनके ज़हन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि यार अब ये काम होके ही रहना है। इंप्लॉइज को बिफोर टाइम बताने की क्या जरूरत है? ताकि नई जॉब ढूंढ लें, अनएम्प्लॉयड ना हो जाएं। तो उसके लिए आपको नोटिस पीरियड के अंदर उनको बताना होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हमने अक्सर लिखा होता है कि जी 1 महीने का नोटिस पीरियड है, मतलब एम्प्लॉयर निकालेगा तो वो भी महीना पहले आपको बताएगा, और एम्प्लॉय छोड़ना चाहता है तो वो भी महीना पहले बताएगा। जैसे एम्प्लॉय ने अपनी दूसरी जॉब ढूंढनी है तो एम्प्लॉयर ने भी तो नया एम्प्लॉय ढूंढना होता है, तो इसलिए ना वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने इस तरह की कंडीशंस लिखी होती हैं। तो कह रहा है कि आप लोग उनको बता दें ताकि उनके ज़हन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए यार अब ये काम होके रहना है, ताकि कल को आपको ना मेरा प्लान बदल गया तो बदलने वाला चक्कर ना रहे। अच्छा, स्टैंडर्ड अगर आप लोग ओरिजिनल पढ़ो ना तो उसने रिस्ट्रक्चरिंग को IAS 10 के साथ भी लिंक किया। कैसे? कहते हैं रिपोर्टिंग डेट से पहले
हमने फॉर्मल प्लान बना लिया, प्लान में ये भी डिसाइड हो गया कौन सी लोकेशन इफेक्ट होगी, ये भी डिसाइड हो गया कितने इंप्लॉय इफेक्ट होंगे, उनके टर्मिनेशन बेनिफिट कितने होंगे। रिपोर्टिंग डेट के बाद कह रहे मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया फॉर्मली कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें। कहता है एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग, हाँ जी ये आपका नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? फॉर्मली इन्फॉर्म हमने बात नहीं की। हाँ, रिकग्निशन क्राइटेरिया दोनों कंडीशनें मीट होनी चाहिए। ये आपकी पहले मीट हो चुकी थी, ये तो नहीं हुई थी, तो स्टैंडर्ड ने कहा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट के आगे क्या केस पड़े हुए? नॉन एडजस्टिंग के आगे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या डिस्क्लोजर आता है तो या फिर नो ट्रीटमेंट। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि डिस्क्लोजर देना है कि नो ट्रीटमेंट करनी? नहीं, यानी IS 10 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट के आगे दो ट्रीटमेंट होती हैं, या वो डिस्क्लोज होता है या फिर नो ट्रीटमेंट। ये किस बेस पे डिसाइड होता था कि डिस्क्लोज करूं कि नो ट्रीटमेंट? उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था मटीरियलिटी चेक की जाती है कि क्या ये अमाउंट मटीरियल है कि इमटीरियल। तो स्टैंडर्ड ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उसने कहा चूंकि रिपोर्टिंग डेट के बाद आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया, सो है तो ये नॉन एडजस्टिंग, बट इफ मटीरियल देन इट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये उसने आपको यहां पे क्राइटेरिया बताया हुआ है। अब जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो फिर आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी होगी। तो फिर उसने ना मेजरमेंट के बारे में बताया कि जी प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कि इसमें क्या कुछ आएगा। तो स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिस्ट्रक्चरिंग, कि वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना रिस्ट्रक्चरिंग से, वो इसमें आती है। इसका क्या मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिस्ट्रक्चरिंग? हाँ, कि वो कॉस्ट जो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से ही आ रही है, और अगर ना करो तो ना आए, कहते हैं सिर्फ वो इसमें आती है। फिर उसने आपको कहा कि एक्सपेक्टेड गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स would not be deducted from the amount of provision. ठीक है, एक्सपेक्टेड गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। मतलब फर्ज करें आपको मैं कहता हूं यार मैं जो सेगमेंट बंद करने जा रहा हूं ना उसके मेरी जो कॉस्ट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो 25 लाख है, लेकिन उसके एसेट्स बेच के ना मुझे 10 लाख का गेन हो जाना है। तो कहता आप ये ना कीजिएगा कि 25 माइनस 10 आपको मैं 15 की प्रोविजन डालूंगा। कहता प्रोविजन पूरी 25 की डलेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट वुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ठीक है, ये गाइडलाइन आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में पॉइंट डलेंगे। आपसे पूछेगा अच्छा बताओ प्रोविजन बुक करनी तो कितने की करनी है, तो वो फिर आप लोगों ने चीजों का ख्याल रखना होगा।
ठीक है, तो हमने कहा कि जो भी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से लग रही वो इसमें आएगी। अगर वो कोई लीगल कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने की, वो भी आएगी। इंप्लॉय को निकालते हैं तो उनके जो टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसे आप रिडेंडेंसी कॉस्ट कहते हैं, कहता है वो भी इसमें आएगी। ठीक है, इसी तरह कोई और आपकी सेटलमेंट की वजह से आपको प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, कैसे पेनल्टीज पड़ती, वो भी आ जाएंगी। लेकिन कहता अगर आप कहते हैं जी मेरे कुछ एसेट बेच के मुझे प्रॉफिट भी हो जाना है, कहता वो इसमें नहीं आएंगे। फिर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस टिल डिस्पोजल, या टिल वो कर लें रिस्ट्रक्चरिंग, would not be part of the provision. आपको मैं कहता हूं ये जो पार्ट में बंद करने जा रहा हूं ना, अभी इसको बंद करने पे 2 महीने लग जाने हैं, और उन 2 महीनों में बिजनेस रन करके मुझे मजीद 25 लाख का नुकसान हो जाना है। कहता वो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में नहीं आता। ठीक है, यानी जो ऑपरेटिंग लॉसेस हैं आपके, ये भी पॉइंट पेपर में एग्जामिनर ने आपके डाला हुआ है। उसके बाद ना स्टैंडर्ड ने कुछ आपको एक्सक्लूडेड कॉस्ट्स के नाम से बताएंगे। कॉस्ट ऑफ relocation of employees, cost of retraining of employees, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉस मैंने आपको ऊपर ही बता दिए। Cost to be incurred to create new channels of distribution. क्या रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब पार्ट बंद करना ही होता है? नहीं, नया भी तो बन सकता है। जब नया बनाएंगे तो माइट भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई एक्सपेंसेस वगैरह करना पड़े। ये नहीं है जो एक नया मतलब एम्प्लॉई पोजीशन इंट्रोड्यूस करते हैं मैनेजर, उसको ट्रेन करेंगे, वो कॉस्ट नहीं आएगी, वो भी नहीं आएगी। अब स्टैंडर्ड कहता है कि रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मसलन फर्ज करें हमारा जो सेटअप था अब बहुत ज्यादा फैल गया हुआ है और मेरे लिए मैनेज करना फिजिबल नहीं रहता, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन की जाए। अब जो सेगमेंट या पार्ट कम प्रॉफिट दे रहा है, मैंने कहा वो बंद कर देते हैं। मतलब अज्यूम कर लेते हैं, आपको मैंने कहा यार सिंध में जो हमारा ऑपरेशन है वो हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यहां पंजाब से सिंध को मैनेज करना फिजिबल नहीं हमारे लिए। तो अब वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उन लोगों ने मुझे कहा कि जी हम लोग तो आपके साथ ही जॉब करना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं तो यहां से काम खत्म कर रहा हूं,
उन्होंने कहा चले हम आपके साथ ना पंजाब चले जाएंगे। अब मैंने कहा कि यार वहां पे नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है, उसके लिए अलग एक्सपर्टीज चाहिए। उन लोगों ने कहा जी हम ट्रेनिंग कर लेंगे। अब मैं अगर उनको ट्रेनिंग करा रहा हूं तो क्या इसलिए करवा रहा हूं कि कराची बंद हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये मैं वो जो पंजाब में आ रहे हैं वहां पे काम करने के लिए उधर के लिए करा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड कहते हैं ये तो ऑनगोइंग एक्टिविटी का खर्चा है, ये रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है। अच्छा, उनमें एक मैनेजर था मिस्टर ए, बड़ा कॉम्पिटेंट है। मैंने उसे कहा कि यार तुम इधर आ जाओ पंजाब में। उसने कहा जी मेरे बच्चों के इधर स्कूल या कॉलेज वगैरह हैं, घर इधर है। मैंने उसे कहा यार तुम ट्रांसफर लो ना, जितना खर्चा आता है मैं कर दूंगा। अब वो जो रीलोकेशन कॉस्ट मैंने उसको पे की, क्या इसलिए पे की कि कराची बंद हो रहा था? नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है ये भी रिस्ट्रक्चरिंग में नहीं आता। ठीक है। और ये जो नए चैनल क्रिएट किए तो कह रहा है ये तो एक्सपेंशन का काम है ना, तो ये तो रूटीन का खर्चा है, इसका भी रिस्ट्रक्चरिंग से ऐसे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये एक्सक्लूडेड कॉस्ट्स हैं, ये नहीं आती। ठीक है। इसका मतलब जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स आपको मैंने कहा ना वो आते हैं। आखिरी चीज जो है इसकी वो डिस्क्लोजर्स आता है। अगर हम बात करें प्रोविजन की, एक तो कहता है बताओ नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड। आपको याद होगा प्रोविजन को हमने कैसे डिफाइन किया था? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो कहता बताओ किस किस्म की अनसर्टेनिटी है इस प्रोविजन के लिए। और फिर रिकंसिलिएशन ऑफ ओपनिंग and closing balance of each provision। ठीक है। reconciliation of opening and closing balance of each provision। comparatives are not required। मतलब वारंटी की प्रोविजन है, साल के शुरू में 15 लाख थी, साल के एंड पे 40 लाख हो गई। कहता बताओ 15 से 40 कैसे बनी? उनको टैली करके दिखाओ। कह रहा हर प्रोविजन के लिए आपने ये रिकंसिलिएशन बनानी है और कंपैरेटिव नहीं बनानी। कंपैरेटिव का क्या मतलब होता था? पिछले साल। तो कहता पिछले साल की नहीं, बस लेटेस्ट की बनानी है, बट हर प्रोविजन की बनानी है। क्या कुछ आता है वो भी हम एक फॉर्मेट सा छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। ये था प्रोविजन के बारे में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स, इन दोनों के लिए वो कहते हैं एक तो नेचर बता दो, और पॉसिबल
फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो। ठीक है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि किस किस्म का ट्रांजैक्शन है जो कॉन्टिंजेंट है, और कह रहा है उसका पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो कि अगर कहीं वो क्रिस्टलाइज होता है तो किस हद तक इसकी अमाउंट बन सकती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने आपके बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी हुई है कि जी लोन दे दो, कोई मसला हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। 5 लाख लोन लिया हुआ आप लोगों ने, तो मैं अपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, क्या लिखूंगा कि जी मैंने बैंक श्योरिटी दी हुई है ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके लिए बताना पड़ता है, कंटिंजेंट एसेट के लिए भी और लायबिलिटी के लिए भी। तो ये इसके ना डिस्क्लोजर्स बन जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं रिकंसिलिएशन की, कि वो रिकंसिलिएशन से क्या मतलब था। तो रिकंसिलिएशन के अंदर आपको ने कहा इसका ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, आपने ना ये दोनों टैली कराना होते हैं। कैसे? इसमें देखें ऐड करना पड़ा होगा इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ऐड करना पड़ेगी न्यू प्रोविजन, लेस करेंगे प्रोविजन यूटिलाइज्ड, लेस कर देंगे रिवर्सल ऑफ प्रोविजन ऐड कर देंगे अनवाइंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अच्छा, इसमें और न्यू प्रोविजन, इन दोनों में क्या फर्क है? ये सेकंड में और थर्ड। हाँ जी, अब मसला देखिए, मैंने ना पिछले साल आपको 10 एसी बेचे थे अपने कस्टमर्स को, और मैंने उस वक्त वारंटी क्रिएट की थी कि यार पार्ट ए खराब हो जाता है, 10,000 रुपए का आता है, 10,000 रुपए के साथ मैंने प्रोविजन क्रिएट कर ली। आज जब अगला साल आया, पता चला वो 10,000 से उसकी कीमत बढ़ के 12,000 हो गई है, तो क्या प्रोविजन 10,000 के हिसाब से लिखी रहने दो? नहीं, वो जो अपग्रेड करूंगा 2,000, वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग। उसके बाद इस साल मैंने कस्टमर को 50 एसी और बेच दिए, तो जो 50 बेचे उनके लिए नहीं प्रोविजन क्रिएट करनी, तो उनकी जो 12,000 के हिसाब से क्रिएट करूंगा वो ये न्यू प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन यूटिलाइज्ड, इसका क्या मतलब? सर अगर कोई ऐसी आया होगा, रिपेयर कर लिया होगा, यूटिलाइज हो गई होगी, तो उससे हाँ सही है, यानी अगर किसी को आपने कोई सर्विस रेंडर कर दी, आपका कोई खर्चा हुआ, प्रोविजन यूटिलाइज हुई, वो माइनस। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये कब रिवर्स करते हैं? हाँ, मसलन जिनको मैंने वारंटी दी थी उनका पीरियड लैप्स कर गया, तो फिर अब आपको उस प्रोविजन की जरूरत तो नहीं रही, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। आपको याद होगा मैंने कहा था, स्टैंडर्ड ने कहा जिस मकसद के लिए प्रोविजन क्रिएट होगी उधर ही इस्तेमाल होगी, और अगर उधर इस्तेमाल नहीं होती, जरूरत नहीं रहती, तो रिवर्स कर दो, तो ये वो रिवर्सल है। सर अगर हमने ऐसी रिटर्न किसी कस्टमर ने कर दिया, उसकी प्रोविजन भी रिवर्स हो जाएगी। अनवाइंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब प्रोविजन के बारे में बताया था ना, आपको मैंने कहा था इन केस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वुड बी यूज्ड। अब पिछले साल मैंने कहा यार मेरा 10,000 का खर्चा आएगा कोई 3 साल के बाद,
तो मैंने फर्ज करें 10% रेट है तो रेज टू पावर 3 किया होगा ना। आज जब 1 साल गुजर गया, अब मैं क्या सोच रहा हूं यार, ये 10,000 का खर्चा कब आना है, तो अब मैं रेज टू पावर क्या करूंगा 2। तो यहां से यहां पे जब पहुंचूंगा तो वैल्यू में इंक्रीज आएगा। वो जो इंक्रीज आता है ना उसे हम कहते हैं अनवाइंडिंग इंटरेस्ट। देखें आपको मैं कह रहा हूं यार मेरा 3 साल बाद 10,000 का खर्चा आना है, आपने जो प्रोविजन क्रिएट की वो 10,000 की तो नहीं की। तो अब हर साल उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और फिर एक वक्त आएगा कि टोटल कितना हो जाएगी 10,000। तो ये जो उसमें हर साल के बाद इंक्रीज आता है उसका इंटरेस्ट वापस ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है अनवाइंडिंग इंटरेस्ट। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको कहा कि इस तरह की रिकंसिलिएशन हर प्रोविजन के लिए दिया करनी है आपने। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम लोग ने इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को ना ग्रुप के अंदर इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, तो फिर वहां से इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड है इफ्रिक 1, फिर हम इंशाल्लाह इफ्रिक 1 को देखेंगे कि वो क्या है, और उसको भी साथ ही फिर हम कवर कर देंगे। नहीं मैं ख्याल अभी नहीं आई, तो ये आप लोग कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।